बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक द मैन हू लव्ड आइलैंड। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। द मैन हू लव्ड आइलैंड। आज के टॉपिक में देखेंगे डीएच लॉरेंस की ब्रीफ बायोग्राफी को, क्योंकि डीएच लॉरेंस ही वो राइटर हैं जिन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। और इसके अलावा अगर आपने ये समझना है कि व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, एक शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी होने के लिए किन किन शराइत को, किन किन करेक्टरिस्टिक को पूरा करना पड़ता है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही एक 3-4 मिनट की वीडियो अपलोड कर दी है। उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हमने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करना है। तो इसलिए पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और इसके बाद हम द मैन हू लव्ड आइलैंड की कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे। ब्रीफ बायोग्राफी। डीएच लॉरेंस का लाइफ पीरियड सितंबर 11 1885 से लेकर मार्च 2 1930 तक है। डीएच लॉरेंस was English playwright, poet, novelist, essay writer and also a literary critic। यानी जो हमारे डीएच लॉरेंस है ये इंग्लिश प्ले राइट भी हैं, पोइट भी हैं और नॉवल लिखना भी जानते हैं। इसके अलावा ये इंग्लिश के अंदर ऐसे राइटर भी हैं, यानी ऐसे भी लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर मजमून भी लिखते हैं। और लास्ट के ऊपर ये लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, यानी दूसरों के लिखे हुए वर्क को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं और नेगेटिव क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अब ये क्रिटिसिज्म की आगे दो फर्दर काइंड्स होती हैं। अब एक बंदा जो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है वो फॉर द बेटरमेंट, यानी कि उसको बेहतर करने के लिए कर रहा है। तो इसी तरह से जो क्रिटिक होते हैं ये बाज़ दफ़ा वर्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं नेगेटिव वे के अंदर, यानी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और बाज़ दफ़ा जो क्रिटिक की हकीकत की डेफिनेशन है, जिसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, उसके अंदर ये कहते हैं कि हम तो इस वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर पीपल, यानी जो लोग इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो लोग आगे वक्त के अंदर आएंगे ना, फिर जो अब हम लिख रहे हैं ये हिस्ट्री बन जाएगा और जब इसे लोग पढ़ेंगे तो उन तक सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो ये भी ये बात करते हैं क्रिटिक। तो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये वर्ड जो क्रिटिक और क्रिटिसिज्म है ना, ये लिटरेचर के अंदर आपको 12 दफ़ा सुनने और देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दी है कि किस तरह से इसकी दो काइंड्स होती हैं, यानी दो वे के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव वे के अंदर क्रिटिसिज्म की जाती है। D.H. Lawrence published his many works during his life period, for example, novels, volumes, etc. अब इस पॉइंट को आपने यहाँ बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि जो D.H. लॉरेंस हैं ये किस सेंचुरी के पॉइंट हैं, तो उसके लिए हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इनका लाइफ पीरियड सितंबर 11 1885 से लेकर मार्च 2 1930 तक है। तो हमें पता चल गया कि ये 20th सेंचुरी के, यानी 20वीं सदी के एक पॉइंट हैं, राइटर हैं, प्ले राइट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी कि क्रिटिक हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने पहले देख ली हैं। अब आपने जब ये देख लिया कि ये 20th सेंचुरी के एक लिटरेरी फिगर हैं, तो इसके बाद आपने ये पढ़ा कि इन्होंने अपने लाइफ पीरियड के अंदर ही अपने बहुत सारे वर्क्स को पब्लिश्ड करवाया, जिनके अंदर नॉवेल्स भी, वॉल्यूम्स भी, इनके लिखे हुए ऐसे वगैरह शामिल हैं। और जब डीएच लॉरेंस ने अपने लाइफ पीरियड के अंदर ही अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया तो जाहिर सी बात है फिर इन्हें इनके लाइफ पीरियड के अंदर ही फेम मिला। अब बहुत सारे राइटर्स को हमने पढ़ा है जिनको उनके लाइफ पीरियड के अंदर फेम नहीं मिला, बल्कि जब उनकी डेथ हो गई, उनके वर्क्स को पढ़ा गया तो तब जाके उन्हें फेम मिला। अब इतने ज़्यादा राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो हम किस किस को याद रखेंगे कि इसको फेम मिला है इसकी डेथ के बाद और इसको फेम मिला है इसके लाइफ पीरियड के अंदर। इस चीज़ को आपने एक सिंपल पॉइंट से अच्छी तरह से समझ लेना है, और उस पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो एज ऑफ रिवाइवल के अंदर हमने पढ़ा था बच्चे, एज ऑफ रिवाइवल के अंदर वो स्लाइड प्रिंटिंग प्रेस वाली ज़रा स्क्रीन के ऊपर लाइएगा, प्रिंटिंग प्रेस वाली। हाँ, तो ये देखिएगा कि एज ऑफ रिवाइवल के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आई है, जिसको सबसे पहले यूरोप के अंदर 1450 के अंदर जोहान गेटनबर्ग्स ने इन्वेंट किया है, यानी इसको इजाद किया है यूरोप के अंदर सबसे पहले जोहान गेटनबर्ग्स ने। और इसके बाद ये इंग्लैंड के अंदर आई है 1476 के अंदर, यानी 1476 के अंदर, और विलियम कैक्सटन इसे लेकर आए हैं प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड के अंदर। तो ये दोनों के नाम आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि पूछ ही लिया जाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी इन्वेंशन किसने की थी। अगर इन्वेंशन का पता हो ना कि जोहान गुटेनबर्ग ने इसकी इन्वेंशन की थी, फिर वो पूछते हैं कि इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर, तो याद रखना है यूरोप के अंदर। जब वो स्पेसिफिक करके पूछेंगे कि इसे इंग्लैंड के अंदर कौन लेकर आया है, तो आपने कहना है विलियम कैक्सटन 1476 के अंदर इसको इंग्लैंड के अंदर लेकर आए हैं प्रिंटिंग प्रेस को।
अब हम पढ़ रहे हैं सारे का सारा इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लैंड का लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं। इंडियन लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर वो अभी हमने शुरू नहीं किया, सिर्फ हम इंग्लैंड का लिटरेचर पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमने पता है कि 1476 के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ गई। अब ये प्रिंटिंग प्रेस जब आ गई ना, तो इससे बाद वाले जितने राइटर्स आएंगे, जितने लिटरेरी फिगर आएंगे, उनको फेम मिला है थोड़ा बहुत उनके लाइफ पीरियड के अंदर, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ पीरियड के अंदर अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी कई ऐसे राइटर्स हैं जिनको इनके लिखे हुए वर्क्स की वजह से फेम लाइफ पीरियड के अंदर कोई नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि उनके जो वर्क्स थे उन्हें पब्लिश ही नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, एक चीज़ मार्केट के अंदर नहीं आई है तो उसको फेम हासिल करने में, उसको मशहूर होने में, लोगों तक उसकी पहुंच को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी प्रिंटिंग प्रेस अभी आई है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे जल्दी जल्दी लेके आओ जी अपने अपने वर्क्स पब्लिश करें और उन सबको फेम मिल जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। आपने याद रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई है किस एज के अंदर, एज ऑफ रिवाइवल के अंदर। चलो ठीक है, इंग्लैंड के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ गई है। जब विक्टोरियन एज आती है तो इसके अंदर जाकर तो फिर चीज़ों में एक इनकलाब ही बर्पा हो जाता है, यानी जो तरक्की है वो बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। और हमें पता है कि विक्टोरियन एज के अंदर स्टीम इंजन जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया और चार्ल्स बेबेज ने 1822 के अंदर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवा दिया, गन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बच्चा वो भी स्लाइड ज़रा एक दफ़ा ले आइएगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो ये देख लें आप खुद ही कि विक्टोरियन एज के अंदर स्टीम इंजन आया है, कंप्यूटर की इजाद हुई है, गन्स वगैरह आई हैं। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि विक्टोरियन एज के बाद वाले जितने भी राइटर हैं ना, कोई भी लिटरेरी फिगर है, उन्हें ख़ास करके उनके लाइफ पीरियड के अंदर ही फेम मिल गया है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी बड़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी थी, कंप्यूटर भी आ चुका था। जो भी वो अपने वर्क्स लिखता था वो बड़े कम पैसों में बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ उनको पब्लिश करवा सकता था। तो इस तरह से ये एक बड़ा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है डी एच लॉरेंस की बायोग्राफी के अंदर ही, कि डी.एच. लॉरेंस को इनके लाइफ पीरियड के अंदर अच्छा भला फेम मिला है। और उसकी वजह यह थी कि इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया था। इसलिए हमने समझा कि इन्होंने अपने वर्क्स को इतनी जल्दी कैसे पब्लिश करवा दिया और इनको इतना फेम मिल गया। तो उसकी वजह हमने देखी, ये 20th सेंचुरी के एक लिटरेरी फिगर हैं और 20th सेंचुरी के अंदर आकर तो तरक्की इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, अप्रोच इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी मॉडर्न एज के अंदर कि चीज़ों तक लोगों की रसाई बड़ी आसानी से हो जाती थी। तो इसलिए डी.एच. लॉरेंस को इनके लाइफ पीरियड के अंदर ही फेम मिला। डी.एच. लॉरेंस के फेमस वर्क्स में वुमेन इन लव और सन्स एंड लवर्स शामिल है। तो ये डी.एच. लॉरेंस की ब्रीफ बायोग्राफी थी, जिसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कोई भी जो लिटरेरी फिगर होता है ना, उसके वर्क्स के अंदर हमें उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो लाइफ इम्पैक्ट है, वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं डी.एच. लॉरेंस की शॉर्ट स्टोरी द मैन हु लव्ड आइलैंड की तरफ। द मैन हु लव्ड आइलैंड बाय डी.एच. लॉरेंस। समरी की तरफ बढ़ने से पहले टाइटल को ज़रा अच्छे से समझ लें, द मैन हु लव्ड आइलैंड। अब ये जो वर्ड आइलैंड है, अगर हम इसे डिक्शनरी के अंदर सर्च करें तो इसका मीनिंग होता है पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, यानी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसे चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो, उसे कहते हैं आइलैंड, या उसे उर्दू की हिंदी के अंदर कहते हैं जजीरा। अक्सर औक़ात आपने न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि समंदर के अंदर एक नया आइलैंड मिल गया है, एक नया जजीरा नमूदार हो गया है। अब समंदर सैकड़ों मुरबा मील पर फैला हुआ है, तो उसकी जो निचली ज़मीन है, जो उसकी सतह है, वो एक जैसी नहीं है। समंदर के अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ मौजूद हैं। तो बाज़ दफ़ा होता यह है कि पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा होने की वजह से एक ना ज़मीन का टुकड़ा जो है वो पानी से बाहर नमूदार हो जाता है। और देखें कि जब एक समंदर के अंदर ज़मीन का टुकड़ा नमूदार होगा, यानी पानी से बाहर आ जाएगा, तो उसके चारों तरफ में रहेगा तो पानी ना। तो इसलिए इस चीज़ को, यानी कि एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ में पानी हो और वो उस पानी के अंदर मौजूद हो, पानी के अंदर नमूदार हो गया हो, उसे कहते हैं आइलैंड। डी.एच. लॉरेंस ने यहाँ वर्ड आइलैंड को मेटाफरिकली यूज़ किया है, यानी इसका मतलब ये है कि आइलैंड, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि पानी इसके चारों तरफ होता है, बस ज़मीन का एक टुकड़ा होता है दरमियान में। तो मतलब इसके ऊपर हाइश लोग वगैरह तो ज़्यादा नहीं ना रहते। तो ये ज़ाहिर कर रहा है लोनलीनेस को, यानी तन्हाई को आइलैंड इंडिकेट कर रहा है। और याद रखिएगा कि ये जो स्टोरी है द मैन हू लव्ड आइलैंड, ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। इसमें ना एक मेन करैक्टर है और उसी की जो मेंटलिटी है, उसी की जो साइकी है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। मिस्टर कैथकार्ट, जो कि इस स्टोरी के मेन करैक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, सारी स्टोरी ने इनके इर्द गिर्द ही घूमना है। और याद रखिएगा कि कुछ जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मिस्टर कैथहार्ट,
या इसके अलावा कोई और भी नाम देखने को आ सकता है, वो सब के सब गलत होंगे। जो मिस्टर कैथकार्ट है यही नाम ठीक है, क्योंकि मैंने डी.एच. लॉरेंस की जो लिखी हुई ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर इसके प्रोटैगनिस्ट यानी मेन हीरो का नाम देखा है और वो कैथकार्ट ही है, इसलिए आपने भी कैथकार्ट का ही यूज़ करना है। हमारे मेन हीरो यानी मिस्टर कैथकार्ट ने इस स्टोरी के अंदर 3 आइलैंड का विजिट करना है, यानी आइलैंड को इन्होंने 3 टाइम विजिट किया है। डिफरेंट वो तीनों आइलैंड थे। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट आइलैंड की, जिसके ऊपर मिस्टर कैथकार्ट पैदा हुए हैं और 38 से लेकर 39 साल इन्होंने यहाँ पे गुजारे हैं। याद रखिएगा कि फर्स्ट आइलैंड का स्पेक्टिकल व्यू कुछ इस तरह से है, मतलब अपीयरेंस वो दिखता किस तरह से है। इसके अंदर बड़े लोग रह रहे होते हैं, इसके पेरेंट्स, इसकी सारी फैमिली भी इसी आइलैंड के ऊपर रह रही होती है, साथ में ये भी रह रहा होता है, एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं और पूरी एक सोसाइटी होती है फर्स्ट आइलैंड के ऊपर। लेकिन जो मिस्टर कैथकार्ट होते हैं ना, इनको सोसाइटी से ही प्रॉब्लम होती है, ये सोसाइटी को हेट करते हैं। यहाँ पे आ गई ना वही बात जो मैंने पहले बताई है कि वर्ड आइलैंड मेटाफरिकली डी.एच. लॉरेंस ने यूज़ किया है, वो प्रोटैगनिस्ट की यानी हमारे मेन हीरो की बेरुखी को ही इंडिकेट करेगा कि उनको लोगों के दरमियान रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लॉनलीनेस हैं यानी कि तन्हाई को पसंद करने वाले बंदे हैं। कुछ बंदे हमारे पास भी एक्टिंग करते हैं ना कि मुझे तो जी अच्छा ही नहीं लगता लोगों के दरमियान रहना, मुझे सोसाइटी से परे ही रहना अच्छा लगता है, मेरा दिल ही टूटा हुआ है। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये प्योर आइलैंड को पसंद करता है। अब यहाँ फर्स्ट आइलैंड के ऊपर कैथकार्ट 38 से 39 साल गुजारने के बाद ये फैसला करते हैं कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ और भी बड़े लोग हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये इस पहले वाले आइलैंड से 4 माइल्स अराउंड यानी 4 मील की दूरी पर एक दूसरा आइलैंड होता है। अब सेकंड आइलैंड का स्पेक्टिकल व्यू यानी अपीयरेंस ये दिखता किस तरह से है उसे भी ज़रा समझ लें। ये जो फर्स्ट आइलैंड है उससे रकबे के लिहाज से साइज़ में छोटा है, यानी लिटिल इसकी लैंड है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आइलैंड। और इसके ऊपर ओनली 3 कॉटेजेस हैं यानी 3 झोपड़ियाँ हैं। और मिस्टर कैथकार्ट यहाँ पर अकेले नहीं आते, वो अपने बटलर को यानी जो हाउस कीपर होता है ना, जो घर को मेंटेन करके रखते हैं, नौकर होते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, उसको भी साथ लेकर आते हैं। अब जब मिस्टर कैथकार्ट जहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ कोई आबादी नहीं होती, लेकिन वो इसे बड़ा अच्छा बनाते हैं, इसके ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं, इसकी जो कमियाँ कुताहियाँ होती हैं उन्हें दूर करते हैं और ज़्यादा कॉटेजेस बनाते हैं। तो जिसकी वजह से ना लोग इस आइलैंड के ऊपर भी आकर रहना शुरू कर देते हैं। मिस्टर कैथकार्ट कहते हैं ना भी ये आइलैंड तो मेरा, आप यहाँ पे क्यों रहने आए हैं? तो वह कहते हैं आप हमसे किराया ले लें, हमें भी रहने दें, यहाँ इतना अच्छा आइलैंड है। तो मिस्टर जो कैथकार्ट होते हैं ये कहते हैं ये ठीक है, आप मुझे इनकी वेजेस, मतलब इनका वेजेस तो होता है कि जब एक मज़दूर एक सारा दिन काम करता है ना, तो शाम को ही उसको उसकी जो सैलरी दे दी जाती है उसे कहते हैं वेजेस। तो लेकिन यहाँ पर ये उनसे किराया ले रहे हैं महीने भर का, 15 दिन का जो घर का रेंट नहीं होता ये उनसे चार्ज करते हैं और यहाँ पर भी लोग आकर रहना शुरू कर देते हैं। अब सब कुछ ठीक जा रहा होता है। एक साल जब गुजरता है ना इस सेकंड आइलैंड के ऊपर, तो एक सैलाब आ जाता है जिसकी वजह से ये सारा का सारा तबाह हो जाता है। अब सैलाब के बाद सेकंड आइलैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मिस्टर कैथकार्ट बहुत ज़्यादा सैड भी होते हैं कि मेरा आइलैंड इतनी मेहनत से बनाया था ख़राब हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि देखो मैं इनको किराए के ऊपर अपने इतने मेहनत से बनाए हुए आइलैंड के ऊपर रख रहा था लोगों को, ये इतने यानी कि सेल्फिश हैं। सैलाब आया है, कुछ को तो चलो बहा कर ले गया, जो तो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो बाकी बच गए थे वो भी निकल लिए हैं यहाँ से कि दोबारा से सैलाब ना आ जाए। तो इसलिए इस दफ़ा मिस्टर कैथकार्ट फैसला करता है कि मैं जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनको इस आइलैंड के ऊपर अब दोबारा से नहीं आने दूंगा और दोबारा से सेकंड आइलैंड को बनाना शुरू कर देता है। और इस दफ़ा फैसला करता है कि मैं एनिमल्स को अपने साथ रखूँगा, अकेला तो इंसान रह नहीं ना सकता। डी.एच. लॉरेंस ने इंडिकेट यही किया है कि मैन भी एक सोशल एनिमल है जो कि सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी तरीके से तमाम चीज़ों के साथ उसे लेना देना करना पड़ता है। और अगर एक बंदा कहे ना कि मैं अकेला रह सकता हूँ तो वो मुमकिन नहीं है। इसी चीज़ को इस सारी स्टोरी के अंदर डी.एच. लॉरेंस ने इंडिकेट किया है। खैर इसके थीम को डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है, पॉइंट ज़हन में आया तो मैंने बता दिया। मिस्टर कैथकार्ट काऊ यानी गाय रखता है और वो गाय एक दिन क्या करती हैं जी, वो घास खाते खाते ना एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, माउंटेन के ऊपर, और ऊपर से गिरती हैं और मर जाती हैं। मिस्टर कैथकार्ट को बड़ा दुख होता है कि छोटी सी गाय लेकर इतनी उसके ऊपर मेहनत की, बड़ा किया और ये माउंटेन से गिर के मर गई है, इसे अक्ल है कि नहीं। और इसके अलावा इसने ना पिग्स
यानी जो सूअर होते हैं उन्हें रखा होता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको पता होगा कि जो सूअर हैं, जो वाइन है, इनको हलाल ही समझा जाता है, ये खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जिस तरह से हमारे पास बफेलो काऊ वगैरह को माल माशी के तौर पर घरों में पालते हैं ना, ये पिट्स को यानी सूअर्स को पालते हैं। तो इन्होंने वो रखे होते हैं, उनको डिजीज़ लग जाती है, उनको बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं एक एक करके। तो मिस्टर कैथकार्ट ना इस आइलैंड से भी बेजार हो जाते हैं कि पहले सैलाब आ गया, सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, किराया कुराया दे रहे थे, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, अब काऊ रखी हैं, वो माउंटेन से गिर के मर गई हैं, और पिग्स रखे हैं, उनको बीमारियां लग गई हैं, और रह गई आइलैंड की अर्थ यानी ज़मीन, इसने भी मुझे खाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर कैथकार्ट कहते हैं कि मैं जो फसलें उगा रहा हूँ आइलैंड के ऊपर, सैलाब के बाद आपको पता है कि ज़मीन के अंदर ना सेम थोर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर फसलें सही नहीं उग पाती। आप जितना मर्ज़ी मतलब कि उसके अंदर खाद डाली जाए, मेडिसिन, फर्टिलाइजेशन जितनी मर्ज़ी डालें, लेकिन जो पहले वाली पैदावार ना उस तरह की नहीं आ सकती। साल हर साल गुजर जाते हैं ज़मीन के अंदर से उस सेम थोर को ख़त्म होने के लिए। तो इस तरह जब सैलाब के बाद ये दोबारा से फसलें उगाते हैं तो ये कहते हैं कि ये ज़मीन ने तो मुझे खाना शुरू कर दिया, यानी कोई अच्छी पैदावार नहीं दे रही होती। और बिलाखिर सैंकड आइलैंड को मिस्टर कैथकार्ट ना एक कंपनी को सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है कि सैंकड आइलैंड को बाय बाय करने के बाद, उसे छोड़ने के बाद, ये फिर थर्ड आइलैंड के ऊपर डायरेक्ट जंप नहीं कर गए, बल्कि इन्होंने रास्ते में एक जगह पर स्टे किया है, यानी एक जगह रुके हैं। वो आइलैंड है, वो क्या है, जब शॉर्ट स्टोरी के अंदर नहीं हमें बताया गया तो हमने भी उसे जगह ही कंसीडर किया है, एक प्लेस ही कंसीडर किया है। अब इस न्यू प्लेस के ऊपर इनके साथ एक बटलर होता है, यानी हाउस कीपर होता है, जो घर को मेंटेन करके रखते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो सैंकड आइलैंड के ऊपर इनके साथ एक बटलर था ना, यानी हाउस कीपर था, ये वो नहीं होता। ये जब इस न्यू प्लेस के ऊपर आते हैं तो एक न्यू बटलर को अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा इस न्यू प्लेस पर इनके साथ एक विडो यानी एक बेवा होती है, जो कि इनके लिए कुक का काम करती है, इन्हें खाने वगैरह बना के दिया करती है। और इस बेवा की ना एक डॉटर होती है फ्लोरा। अब ये जो फ्लोरा होती है ये भी अपनी माँ की तरफ देखती है कि वो अच्छी कुकिंग करती है, ये भी कुछ खाने वगैरह पका कर ना मिस्टर कैथकार्ट को दिया करती है। मिस्टर कैथकार्ट ना फ्लोरा की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और दोनों के दरमियान लव हो जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर द मैरिज हो जाता है। तो ये ना एक लेटर लिखती है फ्लोरा मिस्टर कैथकार्ट को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो कैथकार्ट कहता है शादी तो हुई नहीं, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो कहता है अच्छा चलो हम शादी कर लेते हैं, अगर तुम मेरे बेबी की मदर बनने वाली हो। तो ये दोनों मैरिज कर लेते हैं। याद रखिएगा कि विडो की डॉटर है फ्लोरा, जिसके साथ मिस्टर कैथकार्ट ने मैरिज की है। अब जब ये मैरिज कर लेता है तो इनके पास भी एक डॉटर पैदा होती है, एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम नहीं बताया गया, बस आपने याद रखना है कि फ्लोरा और मिस्टर कैथकार्ट को एक डॉटर पैदा हुई है। अब जब मिस्टर कैथकार्ट की एक फैमिली बन जाती है, यानी इसकी वाइफ भी होती है, डॉटर भी होती है, और विडो इसकी मदर इन लॉ यानी सास भी होती है, तो इसे तो लोनलीनेस रहना पसंद होता है, यानी तन्हाई पसंद बंदा होता है। तो ये एक दिन ना इन सब को छोड़ता है, ये कहता है क्या मुसीबत गले डाल लिया शादी करके हमें, क्या एक डॉटर हो गई है, वाइफ हो गई, सारा दिन टैं टैं करती रहती हैं। तो ये ना यहाँ से जंप मारता है और थर्ड आइलैंड के ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट आइलैंड के ऊपर से ये गया सेकंड आइलैंड के ऊपर, सेकंड आइलैंड से ऊपर ये फिर थर्ड आइलैंड के ऊपर नहीं गया, एक प्लेस पर ये रुका है जहाँ पर इसने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं, और फिर अपनी वाइफ को और डॉटर को छोड़कर ये आया है थर्ड आइलैंड के ऊपर। अब ये थर्ड आइलैंड का स्पेक्टिकल व्यू यानी अपीयरेंस, ये दिखता किस तरह से है उसे ज़रा समझ ले। ऑन द सी यानी कि ये समंदर के किनारे पर होता है, सामने सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई देता है। और इसके अलावा अब मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बताया था ना कि आइलैंड जो होता है वो एक जजीरा होता है, यानी कि उसके चारों तरफ में पानी होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ऑन द सी वो समंदर के किनारे पर है, यानी सामने सिर्फ समंदर ही समंदर है। तो वो मैंने आपको बताया था आइलैंड का रियल मीनिंग। अब ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसके अंदर राइटर ने जिस तरह से चीज़ें लिख दी हैं हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो वो आइलैंड का रियल मीनिंग आपने माइंड के अंदर रखना है, बाकी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं हमारी मजबूरी है, हमने उसे लेकर ही चलना है क्योंकि राइटर ने इस तरह से लिख दी हैं। अब ये ऑन द सी है, थर्ड आइलैंड समंदर के किनारे पर है, और यहाँ पर ना साइलेंस
यानी खामोशी होती है। बड़ा खुश होता है मिस्टर कैथकार्ट यहाँ पे आकर, इसे सुकून मिलता है। और इसके अलावा ना यहाँ के ऊपर जब ज़ाहिरी बात है, गर्मियों वगैरह के अंदर भी मौसम जब काफ़ी गर्म होता है तो लोग साहिल किनारे जाना शुरू कर देते हैं, समंदर के किनारे, क्योंकि वहाँ पर पानी की वजह से ना फिर जो गर्मी होती है उसका एहसास कम होता है। लेकिन जब यहाँ पर ये थर्ड आइलैंड के ऊपर आया और विंटर का मौसम यानी सर्दी का मौसम ही आ गया, तो स्नो फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। अब ये ना अपने घर के अंदर अपनी जो कॉटेज होती है उसके अंदर बैठा होता है, बाहर स्नो फॉलिंग हो रही होती है, और ये जब दरवाज़ा खोलता है ना तो इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हुई पड़ी होती है कि इसका दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुलता है, बड़ी मुश्किल से ये बाहर आता है और देखता है कि इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर, तो कोई शिप भी अब सदियों तक नहीं आएगा, क्योंकि समंदर के अंदर शिप तभी चलते हैं जब पानी हो, जब जमना शुरू कर दें तो वहाँ पर किश्ती ने क्या चलना है। तो इस तरह से वो स्नो फॉलिंग हो रही होती है। अब मिस्टर कैथकार्ट बड़ी मुश्किल से अपनी उस कॉटेज से निकलता है और बाहर खड़े होकर एक टीले के ऊपर, एक टीला होता है एक पहाड़ी होती है, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, यानी ज़मीन से थोड़ी सी जो बुलंद जगह होती है ना उसे टीला या पहाड़ी कहते हैं। तो जब ये एक टीले पर खड़ा होकर इस तरह से सोचना शुरू कर देता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो फॉलिंग ही हो रही है, अब यहाँ पे कोई मदद नहीं है, मैं अकेला ही हेल्पलेस खड़ा हुआ हूँ, तो इतने में से एक पीछे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ भयानक होती है, क्योंकि वो एक बड़ा माउंटेन यानी एक बड़ा कदो कामत वाला पहाड़ जो कि स्नो फॉलिंग की वजह से, बर्फ़ की वजह से नीचे गिर रहा होता है। अब जब ये उसे इस तरह से पीछे मुड़कर देखता है तो यहीं पर ही मिस्टर डी.एच. लॉरेंस, जो हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है, अपनी कलम को रख देते हैं। इससे आगे उन्होंने हमें कोई नहीं बताया कि मिस्टर कैथकार्ट मर गया है या बर्फ़ के नीचे आ गया है या वो जीता है, वो किस तरह से है। बस हमें इतना ही पता है कि पहाड़ टूटा, मिस्टर कैथकार्ट ने पीछे की तरफ देखा और स्टोरी ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि द मैन हू लव्ड आइलैंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।